जेल जाना पड़ा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही बिताऊंगा, लेकिन इसके बजाय मैं अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। इस नई दुनिया में मैं एक ऐसे ट्राइड बॉस गैंग लीडर के तौर पर हूं जिसकी वफादारी की मिसालें दी जाती हैं। एक ऐसा इंसान जो नेकी और इंसाफ का जीता जागता नमूना है। मेरे गैंग में कई भाई शामिल हैं, जिनमें से हर कोई पिछले वाले से ज्यादा खूंखार और बेरहम दिखता है। फिर भी अपनी पिछली जिंदगी की समझ और तजुर्बे के सहारे मैं अपने दिल की गहराइयों में जानता था कि अगर मैं उसी पुरानी जिद वाली राह पर चलता रहा तो मैं यकीनन अपनी पिछली जिंदगी की उन्हीं दुखद गलतियों को दोहराऊंगा। किस्मत का खेल देखिए, अचानक मेरे अंदर ग्रेट डायरेक्टर सिस्टम जाग उठा। मुझे यह भी पता चला कि इस दौर में फिल्मों की दुनिया पूरी तरह से सूनी पड़ी थी। पर्दे पर या तो ऐसे लोग छाए हुए थे जिन्होंने बस 2.5 साल की ट्रेनिंग ली थी, या फिर ऐसे हैंडसम हीरो जिनके पास एक्टिंग का कोई हुनर ही नहीं था। अपने आसपास खड़े उन खूंखार दिखने वाले भाइयों के झुंड को देखते हुए, जिनमें से हर किसी के शरीर पर टैटू और जख्मों के निशान थे, मैंने तुरंत एक फैसला किया। मैं अपनी पिछली जिंदगी की सबसे जबरदस्त ट्राइड फिल्म यंग एंड डेंजरस बनाऊंगा और उसमें अपने भाइयों से उन्हीं का किरदार निभाने को कहूंगा, यानी उन्हें बिल्कुल वैसे ही पेश करूंगा जैसे वे असल में हैं। ठीक उसी पल एक टूटे फूटे से रेस्टोरेंट में टैटू गुदवाए हुए और खूंखार दिखने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोग एक ही मेज के चारों ओर जमा थे। उनके चेहरे के हाव भाव अलग अलग थे, फिर भी हर कोई पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुन रहा था जब मैं उन्हें फिल्म की कहानी सुना रहा था। मेरी आवाज में एक लय थी, कभी ऊंची तो कभी धीमी होती हुई, जो उन्हें मानो उनके जवानी के उन जोशीले और तूफानी दिनों में वापस ले जा रही थी। कुछ लोग कहानी सुनते हुए जोश से भर उठे और उनका खून खौलने लगा, तो कुछ लोग तब तक सुनते रहे जब तक उनकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। कहानी खत्म होने के बाद भी उनमें से कई लोग इतने हैरान और भावुक थे कि वे अभी भी असल दुनिया में वापस नहीं लौट पाए थे। मैंने पूरे कमरे पर एक नजर डाली और जो असर मैंने पैदा किया था उससे मैं बेहद संतुष्ट था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कहानी सुनाने की कला इतनी असरदार होगी कि वह खूंखार और सख्त मिजाज लोगों से भरे कमरे में भी लोगों की आंखों में आंसू ला देगी। अचानक उन लोगों में से एक, जिसका नाम तीसरा भाई था, ने जोर से मेज पर अपनी मुट्ठी पटकी। रहने दो, मुझे इस कहानी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा। भाड़ में जाए, इस रेस्टोरेंट से वैसे भी कोई कमाई नहीं हो रही है। बस 2 साल और शायद मैं अपने अंतिम संस्कार के पैसे भी गंवा बैठूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं सब कुछ दांव पर लगा दूं और तुम्हारे साथ एक मौका लेकर देखूं। तीसरा भाई ऊपर से तो शांत और संयत दिख रहा था, लेकिन असल में उसका गुस्सा भड़कती आग जैसा तेज था और वह पूरी तरह से अपनी वफादारी के उसूलों का पक्का था। इस शरीर के असली मालिक ने एक बार अकेले ही सारी गलतियों का इल्जाम अपने सिर ले लिया था ताकि उसके पुराने साथी सुरक्षित और सलामत रहें। तब से वह इस अपराध बोध का बोझ अपने दिल में ढो रहा था। अब आखिरकार उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का एक तरीका मिल गया था। यह पूरी कहानी सुनकर बाकी भाई भी इस काम में कूदने के लिए बेताब हो उठे। अगर उन्हें कोई भावुक रोमांटिक ड्रामा बनाना होता तो शायद दूसरे लोग उनसे बेहतर साबित होते, लेकिन जब बात यंग एंड डेंजरस स्टाइल की गैंगस्टर फिल्म बनाने की आती तो वे इस बात की गारंटी दे सकते थे कि इस काम के लिए उनसे बेहतर बिल्कुल कोई नहीं और कोई नहीं हो सकता था। आखिर उनकी अपनी पिछली जिंदगी ही आज बन रही फिल्मों के लिए जिंदा स्क्रिप्ट का काम कर रही थी। अब जब हमारे पास एक डायरेक्टर था, जो जाहिर है मैं ही था, तो भी हमें कई और हुनरमंद लोगों की जरूरत थी। प्रॉप मास्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, असिस्टेंट और ऐसे ही दूसरे लोग। उस समय हमें एक असिस्टेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मेरे आसपास सारे ही बिल्कुल नए लोग थे, इसलिए मैं अकेले ही सारा बोझ नहीं उठा सकता था। मुझे काम का बोझ बांटने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस दुनिया का जानकार हो। नतीजतन हमने अलग अलग रिक्रूटमेंट एप्स पर नौकरी के विज्ञापन डाल दिए। प्रीमियम मेंबरशिप फीस पर पैसे बचाने के लिए हम करीब 1 दर्जन लोगों ने बारी बारी से लगातार अपने विज्ञापनों को स्पैम किया और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वह सब किया। सब्र का फल मीठा होता है। आखिरकार हमें एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट मिला। जरा सोचिए, हमारी जैसी छोटी मोटी टीम के लिए किसी टॉप टियर संस्थान के ग्रेजुएट को लुभा पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प इत्तेफाक भी जुड़ा हुआ था। वो जियाजिया, जो पूरे देश के दूसरे सबसे बेहतरीन फिल्म स्कूल मोसेस एकेडमी की ग्रेजुएट थी, बिना किसी अतिशयोक्ति के सचमुच एक अकादमिक जीनियस थी। फिर भी किस्मत बड़ी ही चंचल होती है। महज बदकिस्मती के चलते ठीक उस समय जब वह अपना डिप्लोमा लेने ही वाला था, उसे एक संक्रामक बीमारी हो गई, जिसके कारण उसे घर पर ही ठीक होने में 6 बेहद मुश्किल महीने बिताने पड़े। हालांकि जब वह आखिरकार ठीक हो गया तो उसका सामना एक ऐसी समस्या से हुआ जो सचमुच बेहद परेशान करने वाली थी। स्कूल का जॉब फेयर हुए काफी समय बीत चुका था। घर पर 1 साल बिताने के बाद वो जियाजिया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे तुरंत कोई नौकरी ढूंढकर अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की जरूरत थी। इत्तेफाक से मैंने जो विज्ञापन पोस्ट किया था वह वो जियाजिया की जरूरतों के हिसाब से एकदम सही था। हालांकि सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस काम में काफी आजादी और लचीलापन था। इसके अलावा चूंकि कंपनी अभी शुरू ही हुई थी और काम भी ज्यादा नहीं था, इसलिए यह कुछ प्रैक्टिकल अनुभव पाने के लिए एक बेहतरीन जगह लग रही थी। एक ऐसा पहला कदम जो बाद में किसी बेहतर पद पर जाने में आसानी पैदा करता। इसी सोच के साथ वो जियाजिया ने आज के इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। हालांकि तय जगह पर पहुंचने पर उसे अचानक एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला एहसास हुआ। क्या ये कोई स्नैक स्ट्रीट है, उसने सोचा। हालांकि दरवाजे के ऊपर लगे बोर्ड पर शेनशी फिल्म एंड टेलीविजन एंटरप्राइज लिखा था, लेकिन पूरा सेटअप बहुत ही कामचलाऊ लग रहा था। असल में सामने वाले दरवाजे के दोनों तरफ लगे शीशे के पैनलों पर अभी भी सॉटेड डिशेस और स्टियर फ्राइड नूडल्स के विज्ञापन वाले स्टिकर लगे हुए थे। क्या यह सच में कोई असली कंपनी है, उसने मन ही मन सोचा। फिर भी इतनी दूर का सफर तय करके यहाँ तक आने के बाद उसने सोचा कि अब अंदर जाकर एक नजर डाल ही लेनी चाहिए। वो जियाजिया सुबह सुबह ही उठ गई थी और उसने खुद को संवारने में काफी मेहनत की थी, लेकिन लंबे सफर और उसके बाद की भाग दौड़ की वजह से उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। यहाँ पहुंचने में पूरे 5 घंटे लगे थे। अब वापस लौटना
समय की पूरी तरह से बर्बादी होती। इत्तेफाक से ये जगह मेरे दोस्त ओल्ड 3 का एक रेस्टोरेंट था। हमने कल देर रात एक साइन मेकर को ढूंढकर कुछ साइन बोर्ड बनवाने का काम सौंपा था और उन्हें लगवाने के लिए हम सुबह सुबह ही उठ गए थे। प्राइवेट डाइनिंग रूम्स को ऑफिस में बदल दिया गया था। हालांकि कुछ अजीब तरीके से उनमें से किसी में भी असली दरवाजे नहीं थे, वे सिर्फ पतले बांस के पर्दों से अलग किए गए थे। वो जिया दबे पांव सावधानी से अंदर गई जब तक कि उसे डायरेक्टर का ऑफिस लिखा हुआ कमरा नहीं मिल गया। उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन जब उसे खटखटाने के लिए कोई दरवाजा ही नहीं मिला तो उसने हॉलवे से ही धीरे से आवाज लगाई, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ, वो जिया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कमरे के अंदर मैं तुरंत नींद से जाग गया। पिछली रात की थकान से मैं इतना चूर हो चुका था कि बस बेसुध होकर सो गया था। ओल्ड 3 ठीक मेरे बगल में बैठा था, एक हट्टा कट्टा, डरावना और खूंखार सा दिखने वाला आदमी, और उसने मेरी पसलियों पर जोरदार लात मारी। अरे उठो, तुम्हारा इंटरव्यू देने वाला आ गया है। अगर तुम ऐसे भूत जैसे दिखोगे तो उसे डराकर भगा दोगे। अभी भी नींद के नशे में चूर मैंने किसी तरह अपने कपड़े पहने और फिर आवाज लगाई, अंदर आ जाओ। वो जिया ने बांस का पर्दा हटाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आया उसे शराब की एक तेज बदबू का सामना करना पड़ा जिसने उसकी नाक में जलन पैदा कर दी। उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल ही गैर पेशेवर तरीका है। एक पल के लिए उसके मन में वापस मुड़कर बाहर चले जाने की जबरदस्त इच्छा उठी, लेकिन मैंने अभी तक ऊपर देखा भी नहीं था। मैंने बस अपनी कनपटियों को मल्ला और धीमी आवाज में पूछा, तुमने अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है ना? क्या तुम्हारे पास अभी कुछ पैसे हैं? वो जिया इस सवाल से हक्का बक्का रह गया। वह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया था और इस बार अपने साथ ज्यादा नकद पैसे नहीं लाया था। नौकरी मिलना और वह भी जल्दी उसके लिए बेहद जरूरी था। फिर भी अभी अभी असली दुनिया में कदम रखने के कारण वो जिया इस इंडस्ट्री की बारीक बातों और छिपे हुए इरादों को नहीं समझता था। उसने भोलेपन भरी हैरानी के साथ अपना सिर हिलाया, नहीं, मेरे पास 300 युआन से भी कम पैसे बचे हैं। मैंने जोर से अपना हाथ मेज पर पटका, बहुत बढ़िया, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लोग पसंद हैं, प्रतिभाशाली लेकिन पूरी तरह से कंगाल, कॉलेज से अभी अभी निकले छात्र। मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें अभी 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे सकता हूँ। वो जिया वहीं जम गया, पूरी तरह से भौचक्का। उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था और यह आदमी उसे पहले से ही अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में अपने प्रोफेसर की कही हुई एक बात कौंधी, ये इंडस्ट्री एक गहरा और गंदा तालाब है। कुछ डायरेक्टरों को युवा सुंदर दिखने वाले छात्रों को अपने निजी खिलौनों की तरह रखना पसंद होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सचमुच ऐसे ही किसी आदमी के चंगुल में फंस गया हूँ? वह जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा डरता जाता। वह तुरंत पीछे मुड़ा, भागने के लिए तैयार, लेकिन ठीक उसी समय बाहर मौजूद लोग टेबल पर मेरे हाथ की जोरदार थपकी की आवाज सुनकर दौड़ते हुए अंदर आ गए। उन्हें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। वे भी अभी अभी पिछली रात की जबरदस्त शराबखोरी के नशे से बाहर निकलना शुरू ही हुए थे। बहुत से लोग जिनके नंगे कंधों पर तरह तरह के टैटू बने हुए थे ठीक दरवाजे के पास ही घूम रहे थे। वो जिया जो नीचे झुककर दरवाजे के नीचे की दरारों से झांक रही थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह सचमुच भेड़ियों के अड्डे में आ फंसी है। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। एक जोरदार चीख के साथ वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आवाज इतनी दयनीय थी कि सचमुच दिल दहला देने वाली थी। मैंने झुंझलाहट में अपना सिर हिलाया, लानत है, मैं यहाँ एक पूरी तरह से जायज फिल्म का बिजनेस चला रहा हूँ, फिर ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बेकसूर औरतों को वेश्यावृत्ति में धकेल रहा हूँ? अरे रो मत, मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वो जिया जो डर के मारे चुप हो गई थी तुरंत वहीं जम गई। वह अपनी बड़ी बड़ी घबराई हुई आंखों से मेरी तरफ घूरने लगी। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मेरी काया भी कोई बहुत खास नहीं है। ये बात इतनी बेतुकी थी कि मुझे सचमुच हंसी आ गई। मैंने अपनी जेब से 2000 युआन निकाले और वो जिया के हाथ में थमा दिए। ये एक जायज बिजनेस है, हम तुम्हारे जैसी होशियार काबिल ग्रेजुएट्स का स्वागत करते हैं। अभी के लिए ये पैसे रख लो, रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लो और कुछ कपड़े खरीद लो, कल काम पर आ जाना, ठीक है? वो जिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें झपकाई। अचानक उसके सामने खड़ा वह आदमी उसे उतना डरावना नहीं लगा जितना उसने सोचा था। ओल्ड 3 ने हाथ बढ़ाया, धीरे से वो जिया को सहारा देकर खड़ा किया और अपने गाढ़े इलाकाई लहजे में मजाक किया, अरे लड़की, तुम तो बस हड्डियों का ढांचा हो, तुम्हें सचमुच और ज्यादा खाने की जरूरत है। ये देखकर कि दरवाजे पर कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आसपास घूम रहे बाकी लोग धीरे धीरे अपने अपने काम पर लौट गए। उसी पल वो जिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा, मिस्टर शेन, यहाँ के सारे कर्मचारी इतने अजीब क्यों हैं? मैंने इस सवाल पर सोचने के लिए अपना सिर झुकाया। अगर मैंने सही जवाब नहीं दिया तो मुझे डर था कि ये होशियार युवा ग्रेजुएट दुम दबाकर भाग जाएगी। किसी भी बिजनेस को उसके शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? जाहिर है काबिल लोगों की। उस विचार ने मुझे मेरे पिछले जीवन की याद दिला दी, खास तौर पर इस बात की कि कैसे मेरा पुराना बॉस मेरे लिए एक बड़ा सपना सजाया करता था। मुझे एक विशाल शानदार भविष्य का एक टुकड़ा देने का वादा करता था जो असल में कभी साकार ही नहीं हुआ। फिर भी मुझे लगा कि कॉलेज से अभी अभी निकली अनुभवहीन लड़की को यह मनगढ़ंत कहानी सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, यह बहुत ही बढ़िया सवाल है। जाहिर है इसका मकसद इस पहले से ही बीमार और बिगड़ी हुई फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देना है। मेरे भाई और मैं, हम सब बड़े बड़े सपने देखते हैं। हमने ठान लिया है कि हम इस बाजार को, जिस पर सिर्फ सुंदर दिखने वाले हीरो और बड़े बड़े पैसे वालों का कब्जा हो गया है, बचाएंगे और सचमुच एक नया सिनेमाई माहौल तैयार करेंगे। पास ही खड़ा ओल्ड 3 मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई अजीबोगरीब तमाशा हूँ। मैं लगभग उसके मन की बात सुन सकता था। हमारा बॉस, वह आदमी जो पहले पागलों की तरह बस हाथ में कुल्हाड़ी घुमाता रहता था, अचानक लोगों को बेवकूफ बनाने में इतना माहिर कैसे हो गया? लेकिन वो जिया मेरी बातों से पूरी तरह से चकाचौंध हो गई थी। ग्रेजुएशन के बाद से ही वह काफी समय से घर पर खाली बैठी थी और अपनी अंदर की ऊर्जा को किसी सार्थक काम में लगाना चाहती थी। अब मेरी सारी बकवास सुनने के बाद उसे अचानक
अचानक लगा कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उसने तुरंत हामी भर दी। मुझे लगता है कि आपकी कंपनी मेरे सपनों से पूरी तरह मेल खाती है। अगर कंपनी को पैसों की दिक्कत है तो मैं कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हूँ। आजाद सिनेमा की खोई हुई शान वापस लाना, यह हमारा ऐसा फर्ज है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते। पूरी तरह से जोश से भरी वो जियाजिया को देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। कोई हैरानी की बात नहीं कि बॉस लोग हमेशा लोगों को ऐसे ही खोखले वादे करने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं। सच कहूं तो इसमें काफी अच्छा लगता है। इसलिए मैं आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी एक बहुत जरूरी काम है। वो जियाजिया ने जोश से सिर हिलाया। प्लीज मुझे बताइए वह क्या है। मेरे लिए कोई रियल एस्टेट एजेंट ढूंढो, मैं अपना घर बेच रहा हूँ। ये सुनकर न सिर्फ वो जियाजिया हक्की बक्की रह गई, बल्कि ओल्ड 3 भी वहीं का वहीं जम गया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने घबराहट में मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको, तुम जिस घर को बेचने की बात कर रहे हो, कहीं तुम्हारा मतलब उस घर से तो नहीं है जिसे गिराने का आदेश आ चुका है? वही घर जिस पर तुम बड़े मुनाफे की उम्मीद में जुआ खेल रहे हो। अगर तुम घर बेच दोगे तो रहोगे कहाँ? मैंने बेपरवाही दिखाते हुए हाथ हिला दिया। बर्तन तोड़ना और नावें डुबो देना, क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता? तुम पुरानी चीजों को तोड़े बिना कुछ नया नहीं बना सकते। शहर के बीचों बीच जहाँ तोड़फोड़ का काम चल रहा है, वह जमीन ही मेरी एकमात्र ऐसी जायदाद है जिससे मुझे अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। उस जमीन की कीमत कई मिलियन थी। मुझे यह मानना पड़ेगा कि भले ही मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था, लेकिन मैंने जिस एजेंट को काम पर रखा था वह हैरानी की हद तक काबिल था। अगले ही दिन उसने मेरे लिए एक रियल एस्टेट एजेंसी भी ढूंढ ली थी। मैंने शुरू में सोचा था कि इस जगह से ज्यादा 3 मिलियन मिलेंगे, इसलिए जब यह आखिरकार 4 मिलियन की भारी भरकम कीमत पर बिकी तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। अपने बैंक अकाउंट में $4 मिलियन का बैलेंस देखकर मैं कुछ सुन्न सा पड़ गया। ऐसे बाजार में जहां घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, शायद मैं ही अकेला ऐसा हिम्मत वाला इंसान था जिसने अपनी जमीन बेचकर उसे वापस नकद पैसों में बदल दिया था। अब जब पैसे हाथ में आ गए थे तो आगे के कदम उठाना बहुत आसान हो गया था। मैंने तुरंत फोन उठाया और अपने साथियों से शॉपिंग मॉल में मिलने को कहा। फोन मिलते ही उन्हें लगा कि मैं मॉल में किसी मुसीबत में फंस गया हूँ और वे घबराकर टैक्सियां पकड़कर मेरी मदद के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि मैंने उन्हें बस अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स खरीदने के लिए बुलाया था। हालांकि किसी कॉस्ट्यूम फैक्ट्री से सब कुछ खास तौर पर बनवाना सस्ता पड़ता, लेकिन मुझे अपना लगाया हुआ पैसा जल्द से जल्द वापस पाने की जल्दी थी। मेरा इरादा दिन रात एक करके खुद एक फिल्म बनाने का था ताकि हमारी पैसों की तंगी दूर हो सके। एक बार जब हम सही रास्ते पर आ जाते तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता। पुरानी कहावत, पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, मेरी उस समय की हालत को पूरी तरह से बयां कर रही थी। जब ओल्ड 3 और बाकी साथी मॉल के दरवाजे पर पहुंचे और उन्हें पता चला कि हम तो बस कुछ खरीदारी करने आए हैं, तो सबने चैन की सांस ली। आखिर आज के जमाने में अगर कोई मसला बिना हिंसा के शांति से हल हो सकता हो तो हम वैसा ही करना पसंद करते थे। कोई भी बेवजह मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। वह टोली, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग थे, देखने में काफी खूंखार लग रही थी। जैसे ही हम एक विशाल और प्रभावशाली जुलूस की तरह मॉल में दाखिल हुए, वहां से गुजरने वाले लोग अपने आप ही हटकर हमारे लिए रास्ता बनाने लगे। मेरे होंठों पर एक हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। मेरा इरादा इस तरह से इतना जोरदार और दिखावटी अंदाज में आने का नहीं था, लेकिन मेरे साथियों से निकलने वाली जबरदस्त ऊर्जा इतनी भारी थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उनमें स्वाभाविक रूप से एक ऐसी दूर रहो वाली आभा थी जो भले ही किसी बुरे इरादे के बिना हो, फिर भी अजनबियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। हम पूरी तरह से मॉल के अंदर दाखिल हो चुके थे, तब जाकर सुरक्षा गार्डों ने, जो प्रवेश द्वार के पास एक तरफ सहमे हुए खड़े थे, आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने अपने वॉकी टॉकी हाथों में लिए हुए बाहर निकले। एक कांपती हुई आवाज ने पुकारा, मैनेजर मैनेजर। करीब 1 दर्जन लोग, जो देखने में दंगा करने वाले लग रहे हैं, दरवाजे से अंदर आ गए हैं। अपने आदमियों को जल्दी से यहाँ भेजो। ठीक उसी समय मॉल का मैनेजर अपने ऑफिस में सिक्योरिटी कैप्टन के साथ किंग ऑफ ग्लोरी गेम खेल रहा था और दुश्मन के बेस पर लगभग पूरी तरह से हावी हो चुका था। वॉकी टॉकी की अचानक आई आवाज से वह चौंक गया। सिक्योरिटी गार्ड जोजे ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैनेजर को पता चल गया कि कोई गड़बड़ है और उसने चिढ़कर जवाब दिया, हाँ, तुम ही तो सिक्योरिटी गार्ड हो। मॉल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर कोई हंगामा कर रहा है तो तुम उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यों बुला रहे हो? गार्ड की बात सुनकर मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं बचा। बात यह नहीं है कि मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता, बात यह है कि ये लोग बहुत ज्यादा डरावने हैं। अगर मैं जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा तो मुझे डर है कि आज रात मुझे आईसीसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। मैं पूरी तरह से डरपोक बन गया हूँ। मॉल में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इतने सारे ग्राहक भी गवाह के तौर पर मौजूद हैं, फिर भी वे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि दिन दहाड़े भी ऐसे कानून तोड़ने वाले लोग मौजूद हो सकते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सिक्योरिटी कैप्टन की तरफ मुड़कर कहा, नीचे जाओ और देखो कि आखिर चल क्या रहा है, और उसे बता देना कि एंट्रेंस पर खड़े उन कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे इस तरह से डरा दिया था। ठीक है मैनेजर, मेरी अच्छी खबर का इंतजार करना, चाहे कोई भी हो। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इस मामले को संभाल लूंगा। इसके बाद सिक्योरिटी कैप्टन बड़े आराम से लिफ्ट में चढ़ गया। हम करीब 1 दर्जन लोगों का ग्रुप मॉल में बहुत ज्यादा ही अलग और ध्यान खींचने वाला लग रहा था। हालांकि हमने कोशिश की कि हम ज्यादा किसी की नजर में न आए, लेकिन हमारी मौजूदगी को छिपाना नामुमकिन था। वहां से गुजरने वाले लोग हमसे बचकर निकल रहे थे। जब मैं भीड़ के बीच से गुजर रहा था तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। मैं चौंक गया और लगभग पीछे मुड़ने ही वाला था। हमारे काम के माहौल में सिर्फ 2 तरह के लोग ही ऐसी हिम्मत कर सकते हैं, एक तो कोई बहुत करीबी दोस्त या हमारा कोई सीनियर अधिकारी यानी हमारा अपना कोई आदमी, और दूसरा किसी दुश्मन की तरफ से दी गई कोई चुनौती, और इस दूसरी संभावना के होने के चांस ज्यादा थे। मेरे साथ चल रहे सभी लोग मेरे पुराने जूनियर थे। उन्होंने भी इस पूरी
पूरी स्थिति को देखा और बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी। 11 सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने मेरे सामने खड़े उस चिकने चुपड़े से दिखने वाले आदमी को मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए मैंने बस इतना ही पूछा, क्या कोई दिक्कत है? लेकिन मेरे भाइयों ने इसे उस नजर से नहीं देखा। सालों की आदत उनकी रग रग में बस चुकी थी, खासकर तीसरे भाई के लिए, जिसका मिजाज वैसे भी बहुत गर्म था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए वह सिक्योरिटी कैप्टन के बिल्कुल करीब झुक गया और एक डरावनी आवाज में बोला, हमारे भाई यान ने अभी तुमसे एक सवाल पूछा है, क्या तुमने उसे सुना नहीं, या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, मेरे भाई फौरन हमारे चारों ओर जमा हो गए। हर किसी के चेहरे पर एक दबी हुई आक्रामकता साफ झलक रही थी। सिक्योरिटी कैप्टन एक रीढ़ विहीन सुअर से ज्यादा कुछ नहीं था, एक ऐसा दबंग जो कमजोरों को सताता था और जिसे यह पद पिछले दरवाजे से मिली जान पहचान के जरिए मिला था। भले ही वह अपने जूनियर कर्मचारियों पर रौब जमा सकता हो, लेकिन हम जैसे लोगों के सामने जिन्होंने खून खराबा देखा था, वह पूरी तरह बेबस था। भीड़ से घिर जाने पर उस पर पड़ने वाला जबरदस्त दबाव 10 गुना बढ़ गया। उसके चिकने चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। अचानक उसके दिमाग में एक हताशा भरा विचार आया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सज्जनों, आप यहाँ नए ग्राहक लग रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कोई शंका है तो कृपया मुझसे पूछने में संकोच न करें। मैं यहाँ का सिक्योरिटी हेड हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। मुझे तो सच में लगा कि वह आदमी बस सचमुच मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैंने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मेरे भाई और मैं बस चीजें देखभाल रहे हैं, तुम अपना काम करो। वह लड़खड़ाते हुए तेजी से वहां से भागा और जाते जाते अपने वॉकी टॉकी पर घबराते हुए बोला, बॉस, मैं इस भीड़ को संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये लोग तो बहुत ही डरावने हैं। दूसरी मंजिल पर कपड़ों के डिपार्टमेंट के मैनेजर ने झुंझलाहट भरे अंदाज में अपना फोन एक तरफ रखा और बड़बड़ाया, कितने बेकार और निकम्मे लोग हैं। ये लोग इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते। अब मुझे खुद नीचे जाकर इसे संभालना पड़ेगा। इस मामले को जल्दी से सुलझाने की चाह में, ताकि वह वापस जाकर वीडियो गेम खेल सके, उसने दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्मचारियों के लिए बनी अंदरूनी सीढ़ियों वाला छोटा रास्ता चुना। लेकिन वह बहुत तेजी से चल रहा था। जिस पल वह सीढ़ियों से तेजी से बाहर निकला, वह सीधे हमसे जा टकराया और जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह 1 दर्जन शत्रुतापूर्ण नजरों का सामना कर रहा है। सिक्योरिटी कैप्टन की तरफ देखते हुए, जो अभी भी कोने में दुबका हुआ था और अनजान बनने का नाटक कर रहा था, मैनेजर तुरंत समझ गया कि यह ग्रुप असल में कौन है। कोई हैरानी की बात नहीं कि गार्ड्स ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई। अगर उसने एक भी बदतमीजी भरा शब्द कहा तो क्या उसकी बुरी तरह पिटाई हो जाएगी? रहने दो। तो क्या हुआ अगर मेरी बेइज्जती हो गई? जियाओ मिंग की सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए मैनेजर ने सिक्योरिटी कैप्टन के अचानक बदले हुए रवैये की नकल करते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ हमारी तरफ देखा। सज्जनों, क्या आप हमारे मॉल में अपनी शॉपिंग का मजा ले रहे हैं? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। अगर आपके कोई सवाल है तो बेझिझक मुझसे पूछें। उसका चापलूसी भरा अंदाज सिक्योरिटी कैप्टन की हूबहू नकल था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुत्ता बेबसी में अपनी पूंछ हिलाता है। पहले सिक्योरिटी कैप्टन और अब मैनेजर। जिस किसी में भी थोड़ी सी भी समझदारी होती, वह उनके कामों के पीछे छिपा साफ साफ डर देख सकता था। फिर भी इंसान ऐसी चीजों को बिना जबान से कुछ कहे ही समझना सीख जाता है। चूंकि वे खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ गए हैं, तो उन्हें इतनी आसानी से बचकर निकलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं असल में इस बात पर दिमाग खपा रहा था कि अपने कपड़ों के बजट में कटौती कैसे की जाए। शाही अंदाज वाली मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने कहा, चूंकि आप इतने मेहमान नवाज हैं मिस्टर मैनेजर, तो शायद आप हमें यहाँ घुमा सकते हैं। यकीनन यहाँ आपकी जो हैसियत है उसे देखते हुए हमारी खरीदारी पर डिस्काउंट दिलवाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। मैनेजर मन ही मन हजारों बार नहीं चिल्ला रहा था। फिर भी मेरी नजरों से नजरें मिलाते हुए, जिनमें एक हल्की सी डरावनी चमक थी, वह इस बात से इतना डर गया कि अगर उसने मना करने वाला एक भी शब्द कहा तो हम तुरंत उस पर टूट पड़ेंगे। वह बस एक जबरदस्ती वाली मुस्कान ही दे पाया, जो रोने से भी ज्यादा दयनीय लग रही थी। हम अपने प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम्स का एक बहुत बड़ा जत्था बेहद कम कीमत पर खरीदने में कामयाब रहे। अगले कुछ दिनों में अपने बैंक अकाउंट में बचे हुए पैसों का इस्तेमाल करके मैंने धीरे धीरे शूट के लिए जरूरी सभी तरह के प्रॉप्स सामान जुटा लिए। एक दिन स्टूडियो के अंदर मैंने अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा, खड़ा हुआ और खुशी से तालियां बजाईं। ठीक है, इस खुशी में चलो एक कंपनी फैमिली फोटो लेते हैं, जिसे हम अपने अकाउंट पर पोस्ट करेंगे। यह हमारी पहली फिल्म की याद के तौर पर काम करेगी, जिसका प्रोडक्शन अब शुरू होने वाला है। हालांकि स्टूडियो की जगह बहुत बड़ी नहीं थी और उसमें 30 से ज्यादा लोग आराम से नहीं आ सकते थे, इसलिए हमें ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा और 2 अलग अलग फोटो लेनी पड़ी। तब भी हर फोटो के लिए आधे लोगों को नीचे बैठना पड़ा, जबकि बाकी आधे खड़े रहे, ताकि सभी लोग फ्रेम में आ सकें। जब ग्रुप ने अपने पोज दे दिए और मैंने फोटो खींच ली, तो मैं उन तस्वीरों को पूरे 5 मिनट तक घूरता रहा। मैं जितनी देर तक उन्हें देखता रहा, वह नजारा मुझे उतना ही ज्यादा जाना पहचाना सा लगा। वह किसी फिल्म क्रू जैसा कम और खूंखार अपराधियों की लाइनअप जैसा ज्यादा लग रहा था। हर एक इंसान की आंखों में तीखी चमक थी और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जो चीख चीख कर कह रहा था, तुम पर मेरे 10 मिलियन बकाया है। कोई भी अनजान आदमी यही सोचेगा कि यह जेल में बंद रहे लोगों का कोई मिलन समारोह है। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मैं यह फोटो पोस्ट करूं तो क्या यह कंटेंट मॉडरेशन जांच पड़ताल में पास भी हो पाएगी? मैंने एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके फोटो में कुछ हल्के फुल्के सुधार किए और फिर उसे सीधे अपने अकाउंट पर अपलोड कर दिया। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा भी खरीद लिया ताकि मैं यह देख सकूं कि फोटो को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बाद मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने बस अकाउंट संभालने का काम वो जिया को सौंप दिया। हुआ यह कि एक दिन बीत गया और जब हमने अगले दिन वीडियो देखा तो उस पर पहले ही लाखों व्यूज आ चुके थे। लाइक्स की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी थी और हमारे फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 8000 हो गई थी। हालांकि सबसे मजेदार बात थी कमेंट सेक्शन, जो पूरी तरह से भर चुका था। वह इंटरनेट यूजर्स के मजेदार मजाकों और चुटकुलों से लबालब भरा हुआ था। हे भगवान, क्या मेरी आंखों की रोशनी जा रही है? ये
यह अकाउंट सच में दावा करता है कि यह किसी फिल्म और टीवी प्रोडक्शन कंपनी का है। मैंने बहुत पहले से सुन रखा था कि यह इंडस्ट्री एक गंदा तालाब है, लेकिन आजकल तो लोग इसे छिपाने की जहमत भी नहीं उठाते। उन लोगों के चेहरों पर जो हाव भाव हैं, वे तो डरावने हैं। वहां से गुजरने वाले किसी आवारा कुत्ते को भी शायद थप्पड़ पड़ जाए। इस तरह के कमेंट्स पढ़कर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। एक पल के लिए तो मैं तय ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे इसे अपनी तारीफ समझनी चाहिए या बस इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारी योजना उस दोपहर को आधिकारिक तौर पर फिल्म की शूटिंग शुरू करने की थी, लेकिन उससे पहले हमें एक टीजर ट्रेलर शूट करना था जिसे हम पहले ही रिलीज कर सकें। हमने सोचा कि इस तरह से लोगों में उत्सुकता जगाकर हम बाद में अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। मैंने यंग एंड डेंजरस सीरीज की तीसरी किस्त द बिग बॉस, जिसका शाब्दिक अर्थ है फियर्स ड्रैगन हॉल, से सीधे शुरुआत करने का फैसला किया। यह शायद इस पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे मशहूर फिल्म है जिसमें अनगिनत यादगार दृश्य हैं। टीजर के लिए मैंने उस सुनसान इमारत वाले दृश्य को चुना जहां क्रो अपने गुर्गों को सबक सिखाता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो फिल्म की मुख्य बातों को पूरी तरह से दिखाता है। कच्चा जुनून, अंडरवर्ल्ड के भीतर दुश्मनी और वफादारी का उलझा हुआ जाल, और भाईचारे तथा धोखे के जटिल समीकरण। यह आपराधिक दुनिया का एक कठोर और दिल को दहला देने वाला चित्रण है जिसमें ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस खास दृश्य के लिए मैंने थर्ड ब्रदर को क्राउ का किरदार निभाने के लिए चुना। उसका स्वाभाविक रूप से डरावना चेहरा और घमंडी रवैया उसे इस किरदार के लिए एकदम सही बनाता था। सभी को सही मानसिक स्थिति में लाने में मदद करने के लिए मैंने सुनसान इमारत तक कार से जाते समय पूरा रास्ता उन्हें उस दृश्य के बारे में समझाते हुए बिताया। मैंने तो उन्हें सिगरेट पीने के लिए भी उकसाया ताकि वहां पहुंचने से पहले वे पूरी तरह से अपने किरदारों में ढल सकें। जब हम कार से बाहर निकले तो थर्ड ब्रदर अभी भी अपनी एक्टिंग में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसकी आंखों में बेकाबू घमंड और चुनौती की आग जल रही थी। दृश्य को जितना हो सके असली दिखाने के लिए हम अपने साथ कई सारे बड़े चाकू और गुआंडो ब्लेड भी ले आए थे। जब हमारी टीम ब्लेड लहराते हुए लोगों का एक झुंड उस अधूरी इमारत में घुसी तो हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह जगह इतनी दूर और सुनसान थी कि वहां वैसे भी कोई आता जाता नहीं था। लेकिन किस्मत की बात थी कि उस दिन वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने हमें देखा। हम बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, अपनी गाड़ी से बड़े बड़े चाकू निकाल रहे थे और वह इतना डर गया कि कांपते हुए एक कोने में दुबक गया। हे भगवान, क्या ये लोग कोई खूनी गैंग वॉर करने वाले हैं? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं कानून मानने वाला नागरिक हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। यह कहते ही उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को डायल कर दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में अपने दूसरे चैनल में डालूंगा, तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।